साथियों नमस्कार। मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम आपके समक्ष हैं किसी क्लास के लिए नहीं, अपितु एक ऐसी शख्सियत के को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं जिनका लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है और लंबे प्रशासनिक अनुभव रहने के साथ साथ भी एकेडमिक फील्ड के साथ में वो जुड़े हुए हैं और बहुत से लोगों के ये मेंटर रहे हैं अपनी सिविल सर्विसेज परीक्षा को क्रैक करने में। तो स्वागत करते हैं मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर श्री जगरूप सिंह जी यादव का, जो कि आईएएस अधिकारी रहे हैं, लंबा इनका प्रशासनिक अनुभव रहा है और जयपुर जिले के पूर्व कलेक्टर भी रह चुके हैं। ये सारी जो जानकारी है शायद आप में से बहुत लोगों को इनके बारे में मालूम होगी, लेकिन जो चीज़ें हमारे दर्शकों को काफ़ी मालूम नहीं होगी, काफ़ी दर्शकों को वो चीज़ें मैं बता दूँ तो 1985 का जो बैच था उसके ये टॉपर रहे हैं आरएएस परीक्षा के। साथ ही साथ आरपीएससी का जो इतिहास है उसमें अब तक हाईएस्ट मार्क्स लेने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है। मेंस एग्जाम में हाईएस्ट रिकॉर्ड भी अभी तक इनके नाम पे रहा है। मेंटर रहे हैं बहुत सारे लोगों के, जैसा मैंने आपको बताया, और आज इनके अनुभव का लाभ मीमांसा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमें भी सुनने को मिलेगा। तो आज की जो हमारी परिचर्चा इनके साथ में रहेगी वो मुख्य रूप से इस प्रकार से रहेगी कि किस प्रकार से आरएएस की जो परीक्षा है उसके जब फॉर्म निकले हैं उसके पास में जिस प्रकार से विद्यार्थियों में हलचल प्रारंभ हुई है कि कैसे परीक्षा को प्रारंभ करें, तो उसी विषय पर हमारी आज की जो परिचर्चा वो रहेगी कि कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, कौन से रिसोर्सेज को अपनाना चाहिए, ऑनलाइन रिसोर्सेज को किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, उन सभी के बारे में आज हम सर से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हमारी परिचर्चा को स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले फिर से एक बार आपका वेलकम मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सर सबसे पहला जो मैं डिस्कशन आपसे करना चाहूँगा वो ये करना चाहूँगा कि विद्यार्थियों के मन में ये असमंजस रहता है कि वो अपनी तैयारी जो स्टार्ट करें वो किस समय से करें। मैंने देखा है आजकल कुछ जो प्लेटफॉर्म है वो कहते हैं कि 12th के बाद ही, कुछ कहते हैं कि भाई स्कूल में ही जो है सिविल सर्विस की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन यदि किसी को इस क्षेत्र में जाना है तो स्टार्ट कर देनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ग्रेजुएशन पूरी करके कहनी चाहिए। तो कई प्रकार की बातें इनके बारे में कही जाती है। तो मैं आपका जो अनुभव रहा है इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कब वो सही समय होता है जब किसी विद्यार्थी को गंभीर रूप से सिविल सेवा परीक्षा की ओर रुख करना चाहिए, उसको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। संदीप जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे जब आप छात्र जीवन में होते हो तो आपकी जो प्रवृत्ति है, अगर प्रशासनिक सेवा में जाने की है, तो जो विषय जो आपने ले रखे हैं उनका अगर अच्छे से अध्ययन करते हैं, उनको पारायण अच्छे से करते हैं, तो मैं समझता हूँ वो सार्थक साबित होता है और उससे आप में कॉन्फिडेंस इन्फ्यूज होता है, उसमें आपको आत्मविश्वास पैदा होता है। तो तैयारी प्रारंभ करने के लिए दो चीज़ें हैं। एक तो आप अपना जो अकादमिक जो रिकॉर्ड है उसमें आप अच्छा करें, जिस भी विषय के जिस भी डिसिप्लिन में आप हैं, चाहे साइंस में, कॉमर्स में हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उच्च शिक्षा जिसमें भी ग्रहण कर रहे हैं, उसको अच्छे से पढ़ाई करें उसकी। क्योंकि आज जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं उनमें जो जनरल स्टडीज जीएस टाइप होता है, तो उसमें सारे ही सब्जेक्टों का कमोवेश समावेश होता है। और जब किसी प्रतियोगी परीक्षा में आप शामिल होते हैं तो नेचुरली जब आप प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होते हैं तो उसका सबका एक पाठ्यक्रम होता है। पाठ्यक्रम देख लें उसका, और उस पाठ्यक्रम के हिसाब से यथेष्ट समय जितनी भी परीक्षा आयोजित करने वाली अभिकरण है, एजेंसी, चाहे यूपीएससी हो, आरपीएससी हो या सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हो, वो आपको पाठ्यक्रम देते रहे, एक समय सीमा निर्धारित करते हैं। तो उसके हिसाब से आप अपने समय का आयोजन और संयोजन करें। और यथेष्ट यही होता है कि जब आप प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होते हैं तो आप कोर्स के अनुकूल आप अपना शेड्यूल बनाएं और उस शेड्यूल के हिसाब से उसका अनुशासन बना के अगर उसको फॉलो करते हैं तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से सफलता मिलती है। और कब से प्रारंभ करें इसका मैं ये कहना चाहूँगा कि अर्ली इज बेटर। अर्ली इन द सेंस कि अगर आप अकादमिक कोर्सेज जो कर रहे हैं उनमें अगर आप अच्छे से प्रकर्षता से, कौशल से अगर आप तैयारी करते हैं अपने प्रतियोगी परीक्षाओं से के अतिरिक्त स्कूली या उच्च शिक्षा में आप अच्छे आयाम स्थापित करते हैं तो आपको वो हेल्प करता है। और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी तो नेचुरली आप तभी से करेंगे जब वो प्रतियोगी परीक्षा किसी भी अभिकरण ने उसको एडवर्टाइज किया, उसके पश्चात ही उसका काम शुरू होता है। उसमें कुछ अर्ली शुरू कर देते हैं, कुछ हो सकता है कि फॉर्म भरने के बाद करते हैं, तो अर्ली इज द बेटर। जी सर, जी सर। मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी विद्यार्थियों को एडवर्टाइजमेंट का रिलीज होने का इंतजार ना करते हुए अपनी पढ़ाई के दौरान ही अगर उसका सिविल सर्विसेज में जाने का मन है, रुख है, तो उसको उस दिशा में प्रयास प्रारंभ कर देना चाहिए। हाँ बिल्कुल। जी सर। संदीप जी, बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप
कुल मिलाकर प्रतियोगी परीक्षा में जाना चाहते हैं, तो मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सेकेंड ईयर है, फर्स्ट ईयर है, फाइनल ईयर है या पीजी कर रहे हैं, तो उन चूंकि ये एलिजिबिलिटी है उसमें ग्रेजुएशन की, तो पहले तो ग्रेजुएशन जिस भी सब्जेक्ट में कर रहे हैं, जिस भी डिसिप्लिन में कर रहे हैं, उसकी ठीक से तैयारी करें। और प्रतियोगी परीक्षा में जाने चाहते हैं तो चूंकि कोर्सेज में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता, जैसे ये नहीं होता कि एक सब्जेक्ट प्रतियोगी परीक्षा का जो कोर्स है वो पूरी तरह आमूल चूल परिवर्तित हो जाता है, तो अधिकांश कंसेप्ट हैं, ज्ञान तो हमेशा आपके लिए उपादेय होता है, तो अगर आप पढ़ लेते हैं तो वो भी आपको काम आता है, तो आप जितना जल्दी करें बेहतर रहता है। थोड़ा थोड़ा वो कहते हैं सहज पके सो मीठा होए, तो धीरे धीरे आपका नॉलेज पूल बन जाता है, आपकी जनरल स्टडीज इंप्रूव हो जाती है, तो आप जल्दी करें तो बेहतर है। मतलब सिलेबस में कोई आमूल चूल परिवर्तन जो है वो नहीं होता, कुछ चीज़ें बदलती रहती हैं, घटती रहती हैं या बढ़ती रहती हैं। दूसरा सर मेरा प्रश्न आपसे रहेगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान या उम्र का वो दौर आता है जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी विद्यार्थी करता है, तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे विद्यार्थियों के सामने आते हैं, सभी के सामने कुछ डिस्ट्रैक्शन आते हैं। एक प्रसिद्ध शेर भी है इस बारे में, शेर में कहूँ तो फितूर हर उम्र का है जुदा, जैसे हमने एक शायर ने ये कहा है, फितूर हर उम्र का है जुदा, फितूर हर उम्र का है जुदा, कभी खिलौने कभी मासूका, कभी रुतगा तो कभी खुदा। तो इस बारे में मैं ये मानता हूँ कि कुछ डिस्ट्रैक्शंस बच्चों के सामने आते हैं, तो उन डिस्ट्रैक्शन से किस प्रकार से बच के अपनी तैयारी पे फोकस विद्यार्थी को करना चाहिए। मैं इसमें मैं भी एक शेर कहना चाहूंगा कि वो बोले वाह कर दिए हैं शौक ने बंदे निकाबे हुस्न, जी, गैर अज निगाह अब कोई हायल नहीं रहा। मतलब जो अगर आपके शौक है, आप में जौक है, आप में तौक है, जी, तो कोई भी जितने भी नकाब हैं उसके बंद हैं, सैकल्स हैं, वो सब हट जाते हैं, जितनी बाधाएं हैं सब हट जाती हैं। फिर गैर अज निगाह अब कोई हायल नहीं रहा, हायल मीन्स बाधक, अब खुद की निगाह के सिवा कोई बाधा नहीं रहती। जिसमें खुद में चेतना है तो मैं समझता हूँ डिट्रैक्ट नहीं होता, और डिट्रैक्शन केवल उन्हीं को होता है जो सतही लेवल पे चीज़ों को करते हैं और कम एफर्ट से अधिक पाना चाहते हैं, उनको डिट्रैक्शन होते हैं। डिट्रैक्शन इस रूप में तो हो सकता है कि जैसे प्रतियोगी परीक्षा आजकल, जैसे मैं समझता हूँ तकनीक के चलते सारी चीज़ें आपको मुहैया हैं, पहले तो यही नहीं पता होता था प्रतियोगी परीक्षा का रूट क्या है, आज सारी चीज़ें पता है, आप गूगल कर लीजिए, गूगल ने विश्व गुरु का रूप अख्तियार कर रखा है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो डिट्रैक्शन है वो बेसिकली आपके स्वरचित हैं, खुद के क्रिएटेड हैं। वो कहते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, सक्सेस जो होती है वो हमेशा आपकी सामूहिक होती है। तो बहुत सारे लोग आपको मदद करते हैं, गुरुजन करते हैं, शिक्षा प्रणाली आपको मदद करती है, मित्र समूह करते हैं, मकान मालिक आपकी मदद करता है, जितने भी खाने के ज्वाइंट चलते हैं वो भी आपकी मदद करते हैं। असफलता आपकी हमेशा वैयक्तिक होती है। जिसने इस मूल मंत्रा को माना कि सफलता तो बहुत सामूहिक प्रयासों का नतीजा होती है, तो उसमें बहुत सारे लोग आपके सहयोगी बनते हैं। अब वो सहयोग आपको कहाँ से लेना है, कितना लेना है, आप सहयोग के प्रमाणिक जो मेयार हैं, स्टैंडर्ड हैं, मानक हैं, उनको अगर आप समझ पाते हैं तो आप सहयोग ले पाते हैं। और असफलता हमेशा व्यक्तिक होती है, तो जो डिट्रैक्शन है वो आपके विशेष मोथ है। वो असफलता मैं समझता हूँ कि आपको ये मानना चाहिए कि आपकी कोई कमी और कमजोरी है, और तो ऐसी कमी कमजोरी अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं आप मित्र समूह से, जानकारों से, विज्ञ जनों से समझें, महाजनों के सैपंथा उनसे पूछें, और आपको लगे कि ये आपकी कमी है तो उसको भूल को सुधार लें, उस त्रुटि को सुधार लें, तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। जी, मतलब स्वयं चेतना सबसे बड़ा द्वार है कि स्वयं चेतना के माध्यम से डिस्ट्रैक्शन से अपनी क्षमताओं को पहचानना, स्वयं चेतन रहना, डिस्ट्रैक्शन से जो है वो बचा सकता है विद्यार्थी। जी, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा सर आपसे कि हम देखते हैं कि जैसे ही आरएस की वैकेंसी निकलती है या वैकेंसी से पहले भी बहुत सारे रिसोर्स बाज़ार में, बहुत सारा स्टडी मटेरियल बाज़ार में वितरित किया जाता है कि सभी प्रश्न हमारे यहाँ से आते हैं। दूसरा जो प्रकाशक है वो इस प्रकार का कहता है कि सभी प्रकार के प्रश्न हमारी पुस्तक से आए हैं। तो विद्यार्थियों को किस प्रकार से रिसोर्स का चयन में किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए कि किस प्रकार से प्रॉपर जो वो रिसोर्स हैं उनको सेलेक्ट कर सके, और एक लिमिटेड जो है, क्योंकि विद्यार्थी के पास में जो समय है और उसकी जो फैक्ट्स को अपने दिमाग में रखने की क्षमता होती है वो सीमित होती है। तो किस प्रकार से सीमित और सही संसाधनों का प्रयोग जो है उस क्षमता तक पहुंच पाए कि सही संसाधनों का वो चुनाव कर पाए विद्यार्थी, उसके लिए विद्यार्थी को किस दिशा में प्रयास करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा सर।
बिल्कुल आपने ठीक कहा संदीप जी कि आज वो बाजार में आज बाढ़ आई हुई है जी। एक तरफ ज्ञान की भी गंगा बह रही है और दूसरी तरफ अज्ञान का भी गंदा नाला बह रहा है और हर एक विद्यार्थी छात्राएं और प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं आज किन कर्तव्य विमूढ़ हैं कि क्या करें क्या ना करें कौन सा उपादेय मार्ग हो सकता है कौन सा हमें ठीक से अपने लक्ष्य सिद्धि के लिए क्या किताब पढ़ें कहाँ जाएं कोचिंग जाएं ऑनलाइन पाठ्यक्रम पढ़ें तो कहाँ से पढ़ें कैसे पढ़ें तो अब आज का जमाना है इसमें इंफॉर्मेशन की पहले कमी होती थी कि पहले तो जानकारी का अभाव होता था आज जानकारी की अधिकता मैं समझता हूँ समस्या बनी हुई है और कहीं ना कहीं जब किसी प्रतियोगी परीक्षा में आप शामिल होते हैं तो आपके पास एक कोर्स होता है आप एक पाठ्यक्रम होता है जिसको आपको कवर करना है अब उसमें आपको प्रमाणिक जानकारी जहाँ से मिले जैसे प्रमाणिक पुस्तकें हैं वो पढ़ लेते हो आप जैसे उसके अलावा प्रमाणिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है जो आपका पूरा कोर्स कवरेज देती हों और जिसकी सत्यता पर संदेह नहीं किया जा सकता जिसको आप ठीक से समझ सकते हैं तो उसको अगर आप हित चित मन बुद्धि वाणी से उसका पारायण करते हैं तो मैं समझता हूँ आपको धीरे धीरे अपने आप उसकी उपादेयता प्रकट होने लगती है और आप लक्ष्य सिद्धि की ओर बढ़ने लगते हो तो निश्चित रूप से बाजार में बहुत ज़्यादा इतने अधिक मतलब कि हर एक से आदमी पूछता है कि मैं किधर जाऊं तो ये देखने वाली बात है फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन में से छांट के आपको उपादेय पहला तो आपके खुद के मनोदैहिक व्यक्तित्व पर निर्भर करता है दूसरा इसमें आप अगर कोई विज्ञ जन है उससे अगर मार्गदर्शन ले लेते हो तो वो भी बता सकता है और वैसे आज तकनीक भी आपको किसी अगर आप शॉर्टकट लेते हैं तो मैं समझता हूँ शॉर्टकट से कभी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई हल नहीं मिलता शॉर्टकट का अर्थ है कि जो कोर्स है उसको तो आपको देखना ही पड़ेगा अब उसमें कई बार 1 वीक सीरीज जैसे आती थी जो एकेडमिक टाइप में ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से भी बहुत सारी पाठ्यक्रम ऐसे उपलब्ध होते हैं लेकिन उसकी प्रमाणिकता उसकी मतलब संदिग्ध होती है और विद्यार्थी बैफल करता है और वो कहीं से भी कुछ भी पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा प्रमाणिक जो जानकारी है चाहे आपको ऑनलाइन मिले ऑफलाइन मिले किसी कोचिंग के माध्यम से मिले किसी ऐसे विश्वसनीय व्यक्ति से जो आपको इन विषयों का जानकार हो वो अगर आपका मार्गदर्शन करता है तो उससे आपको मैं समझता हूँ आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे एक इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है कि जो खोटा सिक्का ना खरे सिक्के को चलन से बाहर कर देता है तो आप जितना भी प्रतियोगी परीक्षार्थी है उसको कोर्स उसका डिफाइंड होता है तो उसको अनावश्यक जानकारी जो उपादेय नहीं है वो अगर स्टोर कर लेता है तो वो मैं समझता हूँ उसके मस्तिष्क में जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की समझने की कॉम्प्रिहेंशन है वो सीमित होता है तो अगर आप उसमें कहीं ना कहीं जंक भर लेते हो तो जो उसमें वास्तविक मूल्यवान सामग्री है या मूल्यवान जो पाठ्यक्रम है उसके लिए गुंजाइश कम बचती है तो क्या पढ़ना है उससे न क्या नहीं पढ़ना ये भी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए मैं समझता हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जानकार है किताबों में है आप खुद भी पूरी तरह से जो आपका कोर्स है उसको ठीक से पढ़ें उसके एक एक अक्षर को समझें तो मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए मार्गदर्शी सिद्धांत हो सकते हैं सर कहने का तात्पर्य ये हुआ कि सबसे पहले जो सिलेबस या पाठ्यक्रम होता है उसको विद्यार्थी को बहुत ही विस्तृत रूप से और बहुत ही गहन रूप से उसका सबसे पहले उसका परीक्षण करना चाहिए और उसके बाद में उसको ये देखना चाहिए कि ये कौन कौन सी मानक पुस्तक जो है उसमें मेरे को उपलब्ध हो सकता है और वो उसको सेलेक्ट करनी चाहिए ना कि बाजार में जो गाइड प्रकार की या आपने कहा 1 वीक सीरीज प्रकार की जो पुस्तकें हैं उनमें अपना समय जो है उसको वेस्ट करना चाहिए सबसे पहले पाठ्यक्रम को आप ध्यान से देखें सूक्ष्मता से देखें उसके बाद में चयन करें कि ये पाठ्यक्रम का बिंदु मुझे कौन सी मानक पुस्तक कौन सी एनसीईआरटी या कौन सी बोर्ड की पुस्तक में मिल सकता है या ऐसा कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पे ये मेरे को मिल सकता है और उतना ही मिल सकता है जितना पाठ्यक्रम की रिक्वायरमेंट है ना उससे कम ना उससे ज़्यादा जैसा आपने कहा कि फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन भी हानिकारक होती है अधिक जानकारी भी हानिकारक होती है कम जानकारी तो हानिकारक होती ही होती है परीक्षा की दृष्टि से और अधिक जानकारी होना उससे कहीं ज़्यादा हानिकारक होती है परीक्षा की दृष्टि से क्योंकि जो हमारा ब्रेन है उसकी प्रोसेसिंग करने की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है तो मर्जी आपकी है चाहे उसमें आप जंक इन्फॉर्मेशन भरो चाहे सेलेक्टिव या काम की इन्फॉर्मेशन भरो तो इस प्रकार के जो भाव हैं वो सर के जवाब से हमें सीखने को मिला है कि हमें सेलेक्टिवली मटेरियल्स का पाठ्यक्रम के आधार पर जो है वो सिलेक्शन करना चाहिए
अगले जो प्रश्न है उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो कि जिसके लिए भ्रमित होते हैं विद्यार्थी। कई बार देखने को मिलता है कि ऑनलाइन जो रिसोर्सेज हैं, आजकल हम देखते हैं कि ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत अधिक मात्रा में जो है बाजार में प्रचलन है। हर दूसरे दिन हम देखते हैं कि नए प्रकार का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो हमारे सामने आता है और कहता है कि सारा जो सिलेबस है या सारे जो प्रश्न है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे से ही आएंगे, आप हमारे प्लेटफॉर्म को खरीदो। 199 रुपये का कोर्स है, 599 रुपये का कोर्स है। लेकिन उनमें सर, जैसा मेरा मानना है, मैंने ये देखा है कि जो क्लासेज होती हैं वो इस प्रकार की होती हैं कि एक एक सब्जेक्ट का कोर्स कंप्लीट करवाने में लगभग 100 से लेके 200 घंटे, यानी सिलेबस का एक पोर्शन पूरा करवाने में 100 से लेके 200 घंटे, और वो भी अलग अलग टीचर्स की अलग अलग, यानी एक टीचर के 100 घंटे का कोर्स, फिर उसी प्लेटफॉर्म पे दूसरे टीचर का 100 घंटे का उसी सब्जेक्ट का कोर्स, फिर तीसरे का। तो सबसे पहली समस्या विद्यार्थियों में ये हो जाती है कि सबसे पहले तो 300 घंटों में वो चयन करे कि कौन से टीचर का उससे कोर्स पढ़ना है। 300 घंटे, और 300 घंटों को यदि हम 10 भाग मोटे मोटे तौर पर हम बात सकते हैं, लगभग 10 सब्जेक्ट RS प्री की यदि हम बात करें तो 10 भागों में वो सिलेबस बटा हुआ है। तो क्या 10 भाग और 300 घंटे, क्या ये संभव है किसी भी व्यक्ति के ब्रेन के लिए कि इतने घंटे तक वो अपने कंसंट्रेशन को बरकरार रख सके और परीक्षा के समय उस चीज़ को रिवाइज कर सके? तो क्या किस प्रकार की सावधानी सर ऑनलाइन रिसोर्सेज के चयन में किसी भी विद्यार्थी को बरतनी चाहिए, और किस प्रकार से, जैसा एक बार मेरी आपसे चर्चा हो रही थी, आपने कहा था कि जो है सारी दुनिया एक उंगली के नीचे है, लेकिन वो उंगली कहाँ टिकानी है? ऑनलाइन में हम देखते हैं एक उंगली जो है उसके माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन हमें अवेलेबल है, लेकिन पता होना चाहिए कि उंगली को सही जगह टिकाना कहाँ पे है, तो उससे वो लाभ पा सकता है, अन्यथा उसको लाभ नहीं मिल सकता। तो सर इसके बारे में थोड़ा हमें मार्गदर्शन दें। संदीप जी, देखिए, मैं इस बात का कायल हूँ कि आज ये बेस्ट ऑफ द टाइम है और वर्स्ट ऑफ द टाइम है। ये इससे सुंदर समय कभी नहीं मिलेगा और इससे खराब समय कहीं कभी नहीं मिलेगा। आज हर चीज आपको ऑनलाइन मिल रही है। दुनिया के जितने वैज्ञानिक हैं, जितने फिलोसफर हैं, विचारक हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, मेडिकल प्रोफेशन के लोग हैं, जितने भी जो कुछ संभव है, और इंडिविजुअल जिन्होंने भी कोई अचीवमेंट किए, सब ऑनलाइन है। और दूसरी साइड में जितने भी जैसे इतिहासकार हैं, ज्योग्राफी के अच्छे प्रोफेसर हैं, सारी यूनिवर्सिटियां हैं, सारे कोर्सेज हैं, सब ऑनलाइन है। और दूसरी तरफ जो अज्ञानी हैं, जो र्यूमर्स फैलाते हैं, जो किसी भी तरह के सार्थक नैरेटिव, जो मैं समझता हूं कि जो आभासी चीज़ों को अपलोड करते हैं, तो ये फास्ट फॉरवर्ड का सा जमाना है। तो मनोदैहिक व्यक्तित्व के हिसाब से आदमी चयन करता, तो इतनी अधिक जब इंफॉर्मेशन की फ्लड है तो आदमी उसमें चयन कैसे करता है कि जैसा जो उसका सांस्कृतिक जो उसका स्वरूप होता है उसके व्यक्तित्व का, उसके हिसाब से चयन करता है। लेकिन प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को तो अपने सांस्कृतिक क्षितिज के हिसाब से चीज़ों का चयन नहीं करके, मैं समझता हूँ उनको ये देखना चाहिए कि उनके पाठ्यक्रम में क्या है और उसके लिए कौन सा कोर्स है वो उपादेय है। जितनी भी ऑफलाइन कोचिंग है वो सब उन्हीं जो विषय पढ़ाते हैं, ऐसे मतलब ऑफलाइन जो प्लेटफॉर्म है वो सब उनको ऑनलाइन कर देते हैं। और उसमें आधी हकीकत आधा फसाना कई बार होता है। अगर विषयांतर बातें होती हैं, अगर उनमें से आपकी उपादेयता कम है, कंसेप्चुअल नहीं होके, और वो बस गल्प कथा के रूप में अगर पढ़ाया जाता, जो मैं समझता हूँ कि कई बार विद्यार्थियों का ये रहता है कि जैसे संप्रेषण एक स्किल है, कम्युनिकेशन एक स्किल है, और वो थोड़ा मनोरंजक हो तो विद्यार्थी को रुचिकर लगता है। तो कई जैसे मैं शिक्षण संस्थानों के मैं वीडियो में भी देखता हूँ। शिक्षण संस्थान से मेरा मतलब है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, उनके जो ऑफलाइन कोर्सेज होते हैं उनका ऑनलाइन भी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। एक भारतीय सभ्यता और संस्कृति पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने श्रीलंका की समस्या का जिक्र कर दिया, और कम से कम आधा घंटे वो करते रहे और चीज़ों को अपने जो सब्जेक्टिव, जो मैं कहता हूँ व्यक्तिनिष्ठ जो अप्रोच लेते हैं वो उपादेय नहीं होती। वस्तुनिष्ठ अप्रोच होनी चाहिए जो आपके कोर्स में सीधा रिलेवेंट है। तो कई बार तो मुझे लगता है कि जैसे ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो एक बार मस्करी सी करते हैं जी। अब वो प्रामाणिकता का भी उनमें कई बार कमी होती है, लेकिन उसको जान वही सकता है, वही प्रतियोगी परीक्षार्थी जान सकता है जिसको पहले से चीज़ों की किंचित जानकारी है, जिसने ठीक से चीज़ों को प्रमाणिक पुस्तकों को पढ़ रखा है। तो इन जानकारियों में से जैसे सागर में से मोती निकाल के लाने की सी साध है ये। तो जो प्रतियोगी परीक्षार्थी है
वो मैं समझता हूँ कि जिन खोजा तिन पाइयां गहरे जी पानी पैठ, जो खोजना जानता है वो तो मैं समझता हूँ कि सही चीज को निकाल लेता है। जी और अन्यथा तो कहीं पे भी जिसका नाम चल रहा हो, तो सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, चाहे आप इसका प्रतियोगी परीक्षाओं का देख लीजिए, चाहे प्रवेश परीक्षाओं के जितने भी संस्थान देख लीजिए, मैं समझता हूँ सलेक्शन होने के बाद सबके वो अपने नाम प्रदर्शित कर लेते हैं जी और उसको क्लेम कर लेते हैं कि जैसे ये सफलता हमारी वजह से मिली। सफलता हमेशा मैं समझता हूँ प्रतियोगी परीक्षार्थी को या प्रवेश परीक्षा में जो भी कोचिंग लेते हैं उनको मिलती है अपने व्यक्तिगत प्रयासों से, और उनको सही मार्गदर्शन हो, वो सत्य का अन्वेषण करते हुए अगर ठीक मटेरियल तक पहुंच जाते हैं, उनको कोई इस तरह की गाइडलाइन मिलती है। जो मटेरियल जैसे आपने बताया कि एक एक सब्जेक्ट पे तीन तीन जैसे प्राध्यापकों ने अपने 100 घंटे की क्लास डाल रखी, तो इतने मैं समझता हूँ आप की जो लर्निंग कैपेसिटी है, जो पढ़ने की क्षमता है, सीखने की क्षमता है, वो भी सीमित होती है। जी और आप कभी भी अपनी रुचि को और अपने ध्यान को बहुत समय तक आप एकाग्र करके नहीं रख सकते। जी तो आपको ये देखना चाहिए कि उसमें जो आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप हो, टू द पॉइंट, और जिसमें मस्खरीबाजी नहीं हो, तो वो पाठ्यक्रम और वो ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज आपको ज़्यादा उपादेय हो सकते हैं, जो ना अधिक लंबा हो ना कम हो, जो यथार्थ चित्रण करता और सीधे सीधे आपके टॉपिक से जुड़ी हुई जानकारी है, वो मैं समझता हूँ जी काफ़ी उपादेय हो सकती है और वो आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकती है। जी सर, फिर बात वही निकल कर आती है हमारे सामने कि विद्यार्थी को पहले पाठ्यक्रम का यदि ज्ञान होगा, अपने सिलेबस का ज्ञान होगा, तो उसके सामने कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की बात कहेगा तो वो उसको जोड़ पाएगा कि ये मेरी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है या नहीं। अन्यथा जैसा आपने कहा कि चल रहा है भारतीय इतिहास का टॉपिक और कोई श्रीलंका के इतिहास से भी उसको जोड़ के आपका 1 घंटा जो है वो खराब कर सकता है। तो सबसे पहले विद्यार्थी को स्वयं को क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। जागरूक होने के पश्चात ही वो चयन कर पाएगा कि किस प्रकार की संस्था का उसको ऑनलाइन या ऑफलाइन रूप से चयन करना है, कौन सी संस्था उसको टू द पॉइंट सिलेबस के हिसाब से और एक निश्चित समय में उसको पूरा करा रही है। हालांकि सभी जो संस्थाएं हैं वो सिलेबस को पूरा कराती हैं, लेकिन सिलेबस को एक निश्चित समय में और जितना समय लगना चाहिए उसी समय के अनुरूप जो है कौन सी संस्था उसको पूरा कराती है, उसके चयन के लिए व्यक्ति को सबसे पहले सिलेबस और प्रमाणिक पुस्तकों का पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है, जिससे वो सही माध्यम तक पहुंच पाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार का आपने मार्गदर्शन हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम के विषय में प्रदान किया। बढ़ते हैं अगले प्रकार के मिथ के बारे में। जो विभिन्न प्रकार के मिथ भी बहुत प्रचलित रहते हैं जब कोई भी व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है कि 24 घंटे पढ़ने से ही परीक्षा में सफलता मिलती है। बहुत जगह हमने सुना है, कहते हैं कि कमरे में बंद हो जाओ, अगर आपको आईएएस और आरएएस की तैयारी करनी है तो इसका मतलब है कि कमरे में आपको बंद रहना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि व्यक्ति की पर्सनैलिटी के एक ही आयाम की ओर मोड़ने की कोशिश की जाती है कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और कमरे में बंद होकर ही पढ़ाई हो सकती है। मैं काफ़ी बार आपसे मेरी चर्चा होती रहती है, तो आपने एक बार चर्चा में मुझे आपने बताया था कि जब आप अपने परीक्षा के दिनों में थे, जब परीक्षा की तैयारी के दिनों में थे, तो आपका जो आयाम था, जैसा मेरी आपसे चर्चा हुई कि बहुमुखी आयाम में आप कार्य करते थे। ऐसा नहीं कि एक कमरे में बंद होकर आप पढ़ाई करते थे। कॉलेज के समय में, जैसा कि एक बार परिचर्चा में आपने मुझे बताया, आपको नेताजी नेताजी भी कहा जाता था। यानी पर्सनैलिटी के अन्य जो आयाम हैं उसमें भी बराबर का जो है आपने उसमें बराबर महारत उसमें हासिल की थी, और उसके बावजूद भी आपका जो है 1985 में आप टॉपर रहे थे आरएएस में, सबसे ज़्यादा मार्क्स, और अब तक उसका रिकॉर्ड नहीं टूटा है। इस प्रकार के जो मार्क्स आपने प्राप्त किए, तो इस विषय में ये मिथ जो प्रचलित है कि 24 घंटे पढ़ाई का मतलब ही पढ़ाई होता है, कमरे में बंद होकर पढ़ना ही पढ़ाई होता है, बाकी पर्सपेक्टिव जो लाइफ के हैं, बाकी जो आयाम हैं वो भूल जाओ लाइफ के और पढ़ाई करो। तो क्या ये मिथ है या सही है, या कितनी सच्चाई इस बात में है, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा सर। संदीप जी, सबसे जी पहले तो मैं तो परीक्षार्थियों से या मतलब प्रतियोगी परीक्षार्थियों से, राधा छात्र छात्राओं से ये कहना चाहूँगा कि पढ़ना बहुत आसान कार्य है। जी आदमी अपनी सुविधा अनुसार पढ़ सकता है, लेट के पढ़ सकता है, बैठ के पढ़ सकता है, छत पे पढ़ सकता है, चौबारे में पढ़ सकता है, बरामदे में पढ़ सकता है। अगर सर्दी का मौसम है तो रिजाई ओढ़ के पढ़ सकता है, गर्मी का जी मौसम है तो एसी पंखा जैसी भी साधन उसको उपलब्ध है वहाँ बैठ के, पेड़ की छांव में बैठ के पढ़ सकता है। पर ये बात प्रतियोगी परीक्षार्थी और मैं समझता हूँ विद्यार्थी मानने को तैयार नहीं होते। पढ़ना एक आसान कार्य है जिससे आप अपनी क्षमताओं का विदोहन करते हो, अपने व्यक्तित्व का विकास करते हो। लेकिन कोई भी व्यक्ति 24 घंटे सीख तो सकता है, पढ़ नहीं सकता। आप देख सकते हैं जैसे आपके मस्तिष्क की चेतना के स्तर होते हैं, जैसे
आप जागृत अवस्था में होते हो, तूर्य अवस्था में होते हो, सुषुप्त अवस्था में होते हो, नींद में होते हो, तो हर वक्त आपका मस्तिष्क, तो आपके 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो सीखने का और गुणन का कार्य तो आप हमेशा करते हो, लेकिन पढ़ने का कार्य, जैसे फैक्ट्रियों में घंटे फिक्स हैं कार्य करने के, जैसे अध्यापन के घंटे फिक्स हैं, उसी तरह से ह्यूमन जो मस्तिष्क है, मनुष्य का जो मस्तिष्क है, उसको इंटैक्ट रखने की, उसकी एकाग्रता, सबकी मैं समझता हूँ कि समय का स्लॉट तो अलग हो सकता है, लेकिन उसको बहुत समय तक आप एकाग्र नहीं रख सकते। तो मैं समझता हूँ कितने घंटे उपादेय होंगे, तो ये तो इस पर डिपेंड करता है कि आपको पूर्व से कितनी जानकारी है। आपने कोर्स का पारायण करके ये देख लिया कि जो पाठ्यक्रम आपको प्रतियोगी परीक्षा के लिए मिले उसमें कितना समय आपको लगना चाहिए, ये सबका अकॉर्डिंग टू वंस नीड है। वो देखेगा कि उसकी जहनी सलाहियतें, उसकी समझ है, उसकी फहम है, वो पूर्व से कितनी है। अगर अधिक है तो मैं समझता हूँ कम पढ़ने में भी काम चल जाएगा, और अगर मान लीजिए सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल अभिनव हैं, तो मैं समझता हूँ जो भी टॉपिक है वो सारे आपके लिए नए हैं, तो आपको हो सकता है कि क्योंकि कंसेप्टलाइज करोगे तो आपको अधिक समय लग सकता है। तो वो आप कितने घंटे पढ़ें ये तो आपके ऊपर निर्भर करेगा, अब आप कितने घंटे पढ़ें। जहाँ तक दूसरे चांस में जिसमें मैंने टॉप किया, मैंने पूर्व में भी दिया था, तो उस समय भी मेरे 74% मार्क्स थे रिटर्न में, एक सब्जेक्ट को छोड़कर जिसमें 12% थे, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो वो नंबर जो आते हैं वो इस पर डिपेंड करता है कि आपने पूर्व में कितना पढ़ रखा है। तो दूसरे चांस में जब मुझे प्रतियोगी परीक्षा में जब मैं बैठने के लिए मैंने फॉर्म भर दिया, तो मैं वैसे नहीं कहता, मैं इसको प्रमोट नहीं करता, क्योंकि मुझे जानकारी इतनी अधिक थी। मुझे बहुत कम पढ़ने में, जैसे मैं 5 घंटे पढ़ने में भी मतलब मुझे लगता था कि जो मैंने पढ़ा वो मुझे पूर्व से आता, तो मैं उसको कंसेप्टलाइज कर लेता था। और वो मैं इसको प्रमोट नहीं करता, मतलब कोई सलाह नहीं दे रहा। मैं तो जैसे एग्जाम से एक दिन पहले मुझे ध्यान है, मैं रजिया सुल्तान पिक्चर उन दिनों रिलीज हुई थी, वो देखने गया था अंबर सिनेमा में और दूसरे दिन एग्जाम देने गया था। क्योंकि जब जब आप विशिष्ट चीजें पढ़ते हो एग्जाम के आसपास, जब बहुत ज्यादा आप पढ़ते हो, तो आपका माइंड है स्पेसिफिकेशन है वो तो ग्रहण करता है, लेकिन आपके जनरल अवेयरनेस है वो कम हो जाती है। तो अगर आपने पूर्व में पढ़ लिया है, आपने कोर्स का कवरेज कर लिया, तो बहुत ज्यादा हसल बसल में आप एग्जाम से पूरा 18 घंटे पढ़ रहे हैं एक ही दिन, वो ना करें। और कितना समय पढ़ें ये इस पर डिपेंड करता है कि आपकी पूर्व में कोर्स के प्रति पहुंच कितनी है, उस पर आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, उसका कॉम्प्रिहेंशन कितना है, उसको कितना आप चीज़ों को जानते हैं, कितना आपको करना चाहिए। तो जो टॉपिक्स, इसमें टॉपिकल स्टडी करना बहुत जरूरी है। मैं कहता हूं कि जैसे प्रतियोगी परीक्षा में क्या पढ़ना है, उससे क्या नहीं पढ़ना भी महत्वपूर्ण है। तो जो सीधे सीधे स्पेसिफाइड टॉपिक है आपके पाठ्यक्रम में, उसको आपको गौर से पढ़ना चाहिए, उसके सारे लेख ग्रंथ पढ़ने चाहिए, उसको प्रमाणिक किताबों से पढ़े, प्रमाणिक वीडियो सुने, और उसमें भी फिर गुणन करें। तो गुणन करने से वो कंसेप्चुअली अगर आपको क्लियर हो जाता, तो फिर मैं समझता हूँ आपको जीवन में दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसमें एडिशन कर सकते हो, पर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कितने घंटे पढ़े ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपकी पूर्व पीठिका कैसी है। अगर आपकी पूर्व पीठिका बुनियाद अच्छी है, तो मैं समझता हूँ 5-6 घंटे तक कोई भी आदमी एकाग्रचित हो सकता है। फैक्ट्री में भी या गवर्नमेंट सर्विस में 8 घंटे का शेड्यूल होता है। अगर 7-8 घंटे कोई दत्तचित्त होके कोई विद्यार्थी परीक्षार्थी पढ़ लेता है, तो प्रतियोगी परीक्षार्थी पढ़ लेता है, तो मैं समझता हूँ वो उसके लिए काफी उपादेय साबित हो सकता है। कुल मतलब, और लर्न इसके अतिरिक्त समय में भी करे। जी, मनन मनन मनन। तो कहने का मतलब है कि जो बात हमारे सामने निकल कर आती है वो ये है कि पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करता है कि किसी व्यक्ति को कितने घंटे पढ़ना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की, जैसा मेरी आपसे बात हो रही थी, कि प्रत्येक व्यक्ति की जो सीखने की क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। किसी व्यक्ति की एनालिटिकल पावर बहुत अच्छी होती है, किसी व्यक्ति की फैक्ट्स रटने की पावर बहुत अच्छी होती है। तो वो डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति की कौन सी क्षमता जो है वो अच्छी है। उस क्षमता को व्यक्ति स्वयं पहचान सकता है, और स्वयं पहचान कर अपने जो कमज़ोर पक्ष हैं उस पर अधिक समय उसको देना चाहिए, और जो उसके मजबूत पक्ष हैं उन पे अपेक्षाकृत कम समय देते हुए इस तरह से उसको टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। जैसा हम देखते हैं कि बहुत सारे जो संस्थान हैं वो वन साइज फिट अप्रोच जो हैं सभी विद्यार्थियों पर अपनाते हैं, सभी विद्यार्थियों को एक जैसा मानते हुए चलते हैं। हो सकता है कई विद्यार्थी ऐसे हों जिनको फैक्ट्स रटने में कोई परेशानी नहीं हो, तो उनके लिए फिर टेस्ट सीरीज जो होती है वो अनुपयोगी होती है, वो उनके लिए वेस्टेज ऑफ टाइम होता है।
जब वो फैक्ट्स अपना रट पा रहे हैं, पहले ही फैक्ट्स अपना याद कर पा रहे हैं, तो फिर वो टेस्ट सीरीज का जो पैटर्न है उसमें उनको नहीं जाना चाहिए। और इसी प्रकार ऐसे विद्यार्थी जिनकी एनालिटिकल पावर अच्छी है, फिर उनको मेंस लिखने के लिए इस प्रकार से, ऐसा नहीं कि हाँ कुछ जो संस्थान है ये दावा करते हैं कि इतना लिखना चाहिए कि उंगलियां जो हैं सूज जाएं, दर्द कर जाएं, इस प्रकार की बात नहीं है। वो डिपेंड करता है, यदि किसी व्यक्ति की एनालिटिकल पावर अच्छी नहीं है तो उसको लिख के देखना होगा। हो सकता है उसके लिए ऐसी स्थिति बने कि उसकी उंगलियां सूज जाएं, तब उसको जाके एनालिटिकल पावर उसमें डेवलप हो। संदीप जी, आपने क्या कहा, मैं इस पे आपको रोकना चाहूंगा। मुझसे भी कई बार प्रतियोगी परीक्षार्थी पूछते हैं साहब, ये किसी शायद एक प्रतियोगी परीक्षा में जिनको सफलता मिल गई, उन्होंने भी कहा कि अधिक से अधिक लिखना चाहिए। मैं कहता हूँ ये भूल ना करें। जैसे जिस भी परीक्षा में जैसे उत्तर की शब्द सीमा दी जाती है तो आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। आपको ये प्रयास करना चाहिए कि आपकी जो जानकारी है उस विषय से जो प्रश्न पूछा जाता है, और अगर वो अधिकतम शब्दों में उसमें लिखा हुआ है तो आप मान लीजिए 15 शब्दों में आपको उत्तर देना है और उसका उत्तर बनता ही 5 शब्द में, तो आप 5 ही लिखिए। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा कि मुझे किसी ने आरपीएससी में किसी प्रतियोगी परीक्षार्थी ने कहा कि साहब मेरे मार्क्स कम आए, तो आजकल ये सुविधा है। मैंने कहा आप अपनी स्क्रिप्ट है, आंसर शीट है, वो निकलवा लीजिए। तो उन्होंने निकलवा के मुझे भेजी। तो मैंने कहा कि एक वो क्वेश्चन आया था उसमें कि साहब ये संस्कृताइजेशन को डिफाइन कीजिए। तो उन्होंने पहले तो कल्चर की डेफिनेशन लिखी, फिर संस्कृताइजेशन की सही लिखी। जब निम्न समूह उच्च समूह के जाति निम्न जातीय समुदाय, या जब उच्च जातीय समुदाय के आचार व्यवहार समव्यवहार को ग्रहण करते हैं, तो वो ठीक। फिर उसके बाद विसंस्कृतिकरण भी लिख दिया, डिसेंसिटाइजेशन लिख दिया। तो मैंने उसमें उनको 2 में से आधा नंबर दे रखा था। तो मैंने कहा आधा भी गलत दिया आपको, नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि वो 15 शब्द देखने के लिए अधिकृत है। आपने 15 शब्द में तो उससे ज्यादा में तो आपने संस्कृति को ही परिभाषित किया है। और एक क्वेश्चन उसमें था कि राजस्थान सरकार की 5 हेल्थ स्कीम्स के नाम बताइए, तो उनको सीधे सीधे 5 ही आती थी, जन योजना या निःशुल्क दवा योजना, तो वो 5 ही लिखी उन्होंने, स्वास्थ्य बीमा योजना। तो उसमें उनको 5 में से 5 दे रखे थे। मैंने कहा इसमें आप शब्द गिनिए, कुल 18 हैं। आपने जो लिखे हैं 5 में, कुल 18 शब्द हैं योजनाओं के नाम में। इसमें आपको 5 में से 5 दे रखे हैं। 5 नंबर का सवाल था। और वहां आपने चूंकि संस्कृताइजेशन की सही परिभाषा लिखी है, संस्कृतिकरण की, किंतु आपने आगे पीछे लिख दिया तो आपका नंबर काट लिया। और मैंने कहा मैं होता तो मैं ये आधा भी नहीं देता आपको। तो कहीं भी मैं समझता हूँ कि जितना उतना लिखिए, जितना लिखते लिखते उंगलियां सूझ जाएं, तो ये कंसेप्ट गलत है। प्रतियोगी परीक्षाओं में मतलब जब आप प्रशासनिक अधिकारी तय करते हो तो ये भी एक दृष्टिकोण होता है कि उसमें यथार्थता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है ना तो वो अधिक हो ना ज्यादा हो, जो एप्रोप्रिएटनेस का क्राइटेरिया है, तो उत्तर में भी एप्रोप्रिएटनेस का क्राइटेरिया आपको अपनाना चाहिए। और जो कोई प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो संस्थान है, कोचिंग संस्थान, इस तरह की भ्रामक धारणा फैलाते, तो मैं समझता हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो फायदा होता है वो अधिक से अधिक एडमिशन देने में होता है। सिलेक्शन तो फिर आप अपनी जो कैपेसिटी होती है, आपने अपने व्यक्तित्व का परिमार्जन कैसे किया, आपने कोर्स को कैसे अटेम्प्ट किया है, आपने उसकी कवरेज कितनी है, आप प्रमाणिक जानकारी आपके पास है या नहीं है, आपने क्या पढ़ा है और क्या गुणा है, इसके आधार पे मैं समझता हूँ सिलेक्शन होते हैं। तो लिखते लिखते उंगलियां सूझ जाएं, ऐसा काम मेरी सम्मति में, विनम्र सम्मति में आपको नहीं करना चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य जो हमारा इस डिस्कशन का निकलता है वो ये है कि 50 शब्दों का यदि आपसे आंसर पूछा गया है और यदि आप टू द पॉइंट वो आंसर आपका 20 शब्दों में ही पूरा हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि 50 शब्दों में आप लिखें। 50 शब्द अधिकतम सीमा दी गई है कि अधिकतम आपको 50 शब्दों में लिखना है। अगर उत्तर 20 शब्दों में यदि पूरा हो जाता है तो उत्तर अगर 20 शब्दों में आता है, 20 लिखिए, आपको पूरे में से पूरे मार्क्स में। क्योंकि परीक्षक जो है जब 20 शब्द में उसको उत्तर मिल जाए तो वो 50 शब्द क्यों पढ़े। और अधिक शब्दों को पेनलाइज किया जा सकता है। पेनलाइज किया जा सकता है और लिखा हुआ भी होता है। बिल्कुल, जैसा आपने बताया, एक विद्यार्थी है, उसके आपने जो है आपके कॉपी उसने जो है उस आरटीआई के माध्यम से उसने प्राप्त की थी, तो उसे पता लगा कि किस प्रकार से संस्कृतिकरण का प्रश्न पूछा गया और उसने विसंस्कृतिकरण और संस्कृति उसमें जोड़ा, तो उसको पेनलाइज किया गया। हालांकि बीच में उसने संस्कृतिकरण की परिभाषा दी, तो यदि सिर्फ संस्कृतिकरण की बिल्कुल संस्कृतिकरण की सिर्फ परिभाषा लिखता तो उसको 2 में से 2 नंबर मिलते, लेकिन आगे पीछे उसने
अन्य चीज़ें जो नहीं पूछी गई वो लिखने के कारण केवल और केवल इसलिए कि शब्द 50 हो जाएं, शब्दों की जो सीमा है वो 50 हो जाए, तो उसको पेनलाइज किया गया, ना कि उसको नंबर मिलेंगे। तो ये बात नहीं, आपको वो ध्यान में 2 रखनी। नंबर का ही था जी जी। संदीप जी। वो 2 नंबर। उसमें, हाँ, जी उसमें उन्होंने तीन, 2 लाइन आती तो 3 जी। लाइन लिख दी। 3 लाइन लिखी तो उनको तो मैं पेनलाइज किया गया, तो ये पेनलाइज किया आपको। जाना चाहिए, वो जी लिखा हुआ भी होता है। जी जी, बिल्कुल, जितना पूछा जाए उतना ही आपको लिखना है, और जितना पूछा जाता है वो मैक्सिमम शब्द दिए जाते हैं। अगर उससे कम में भी आपका आंसर पूरा हो रहा है तो आपको कम शब्दों में भी आंसर जो है आप लिख बिल्कुल, सकते हो। उसको मैं जी सर। समझता हूँ ज्यादा रिवार्ड किया जी जाएगा। जी सर। सर, एक सबसे बड़ा प्रश्न जो विद्यार्थियों के सामने रहता है, आरएएस परीक्षा की पंचवर्षीय योजना के बारे में रहता है। हम्म, सामान्य शब्दों में विद्यार्थियों के बीच में ये शब्द प्रचलित है, पंचवर्षीय योजना। हालांकि प्लानिंग के संदर्भ में हमारे भारत में पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, लेकिन आरएएस एग्जाम का पैटर्न भी इस प्रकार का आजकल हो चुका है कि वैकेंसी निकलने से लेके फाइनल, जब उस व्यक्ति को जॉब जो सेलेक्ट होता है उसको अपॉइंटमेंट मिलता है, उस पूरे प्रोसेस में 4 से 5 साल का समय या फिर 3 से 4 साल का समय सामान्य हो चुका है। किसी भी भर्ती को हम उठाकर देखें तो कई बार कोर्ट के कारण या किसी अन्य अपरिहार्य कारणों के कारण भर्तियां जो हैं लेट लतीफ़ी का शिकार होती हैं। तो एक बड़ी चर्चा हमने सुनी थी कि जगरूप सिंह जी जो हैं उनका नाम चला था कि आरपीएससी के चेयरमैन के रूप में वो हमें देखने को मिलेंगे। तो यदि इस प्रकार आरपीएससी के चेयरमैन या फिर व्यक्तिगत सलाह भी मैं आपके पूछूं, तो क्या सुधार इस परीक्षा पैटर्न में किया जाए कि रेगुलरली यूपीएससी की तरह यहाँ परीक्षा जो है वो कंडक्ट कराई जाए, रेगुलरली भर्ती निकले, हर साल भर्ती निकले, टाइम पे प्री एग्ज़ाम हो, टाइम पे जो है मेंस एग्ज़ाम हो, टाइम पे इंटरव्यू हो, और एक 15-16 महीने की जो साइकिल है उसमें एडवर्टाइजमेंट से लेकर के और अपॉइंटमेंट तक का जो काम है वो पूरा हो जाए। तो उस संदर्भ में किस प्रकार से जो है ये सुधार किए जाने चाहिए और क्या आवश्यक है इस प्रकार के सुधार, इस बारे में मैं आपसे जो है आपकी राय, आपका मार्गदर्शन चाहूँगा देखिए, सर। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की बात चली ज़रूर थी, लेकिन वो जी तो जो होता है वो ठीक है, मंजूर है। जी पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जितने भी जो ये संस्थाएं हैं जो प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराती है, उनको सबसे पहले तो अपना एक कैलेंडर बनाना चाहिए उनको। जी जैसे क्योंकि ये संस्थाएं हैं, जी एजेंसीज हैं जी रिक्रूटमेंट की, तो मैं समझता हूँ कि उनको संसूचित की जाती हैं। जैसे उनको संसूचना जाती है, फिर उसमें प्रोसेसिंग होती है, तो उसमें कई बार टाइम लगा देते हैं। कई बार जो भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हो, चाहे आरपीएससी हो, यूपीएससी हो, उनमें कहीं पे भी मान लीजिए सदस्यों की कमी होती है या कोई संस्थानिक लैकुना होता है, तो मैं समझता हूँ उससे विलम्ब होता है। जी तो आज मैं कहता हूँ तकनीक ने बहुत ज़्यादा महारत हासिल की है, तो अब काफ़ी सारी चीज़ें मैं समझता हूँ आसान हो सकती हैं। जी और सभी मतलब पीसीएस जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जितनी भी प्रादेशिक सेवा के भर्ती करने वाली एजेंसीज हैं, वो सभी ठीक ढंग से अपना काम नहीं कर पाती। पेपर लीक की भी समस्या है, तो इसमें कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ इसमें माफिया बने हुए हैं। उन पे अंकुश लगाना चाहिए। पेपरों की जो सर्विलेंस है उसके त्रिस्तरीय व्यवस्था हो, जिनकी न केवल जहाँ रखे जाते हैं वहाँ चेयरमैन के पास, और इवन ऊपर भी एक कहीं ना कहीं जो चीफ एग्जाम कंट्रोलर होता है, सीएस या कोई भी सक्षम स्तर तय करके कि उसकी मॉनिटरिंग हो। या आज तकनीक के चलते मैं समझता हूँ ऑनलाइन अगर परीक्षा होती है तो उसकी जैसे क्वेश्चनों का 5,000 का जैसे उनका सामान्यीकरण करके वो जी डाल दीजिए और उसमें से 4 सेट तत्काल ही उसको कमांड दे के, जैसे इंटरव्यू के जी समय कमांड दी जाती है, ऐसे तत्काल कमांड दे के भी मैं समझता हूँ पेपरों का विरचन किया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि इसमें सभी जो जितने प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं उनके मासूम सपने ना कुंद हो जाते। एक तो जो रोजगार है जी वो आप वैसे ही देखिए कि जो निजी क्षेत्र विजय विज पब्लिक सेक्टर, यानी ये सरकारी नौकरियां विजय विज प्राइवेट नौकरियां, उसमें सरकारी नौकरी केवल 2% है। जी 98% रोजगार के अवसर वो निजी क्षेत्र में है। उसकी तरफ हमारी शिक्षा का आमुखीकरण नहीं है, हमारा ओरिएंटेशन ही नहीं। हम बेसिकली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से सरकारी सेवाओं में जाना चाहते हैं, और उसमें लाखों की संख्या में छात्र छात्राएं यहाँ जयपुर में भी और दूसरे भी प्रदेश के जो म्यूनसिपल टाउन है उसमें पढ़ते हैं। उनको अनेक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। और फिर अगर परीक्षा समय पे नहीं हो या पेपर लीक हो जाए या उसका कैलेंडर निर्धारित नहीं हो, तो मैं समझता हूँ कि उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आज देखिए कि लोग पहले कहते थे कि भाई एक गाना आया था कि
लोग कहते थे कि भाई मोहब्बत से दिल टूटते हैं, तो मैं समझता हूँ ये बात मिथक है, गलत है। प्रतियोगी परीक्षाओं से ज़्यादा दिल टूटते जी हैं। जी जी आप देखिए, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों का जैसे सामाजिक जीवन प्रारंभ करने की आयु बढ़ गई है, 25-30 साल तक अनवरत संघर्ष करते रहते हैं। जो सरकारी नौकरी के स्लॉट हैं वो बहुत सीमित से हैं, जी हर आदमी उसमें प्रवेश चाहता है। तो मैं समझता हूँ कि जो इसकी रेस्पॉन्सिबल एजेंसीज हैं, जो इनको परीक्षाओं को आयोजित करने वाली बॉडीज हैं, जी उनको बहुत ही अपना कैलेंडर सार्वजनीन करना चाहिए, और जितनी भी वैकेंसीज उनको संसूचित कर दी जाती हैं, क्योंकि कंबाइंड प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, तो सामूहिक होती है। तो अगर किसी संवर्ग में पद नहीं भी है तो रेस्ट के लिए मैं समझता हूँ कि आयोजित करना चाहिए, और एक कैलेंडर फिक्स रहना चाहिए, प्री का भी रहना चाहिए, मेंस का भी रहना चाहिए, और इंटरव्यू का भी रहना चाहिए। तो ये आदर्श स्थिति हो। अब ऐसा हो नहीं पा रहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं समझता हूँ कि शासन और प्रशासन को इस ओर यथेष्ट ध्यान देना चाहिए, और देंगे तो मैं समझता हूँ गालिबन बेहतर और सुखद परिणाम हमारे युवा पीढ़ी को मिल सकते जी हैं। जी। हालांकि ये नीतिगत विषय हैं, सरकार के नीतिगत विषय हैं, लेकिन फिर भी तकनीकी जो बढ़ी हुई है, जैसा हम देखते हैं कि टेक्निकल एडवांसमेंट जो इन दिनों में हुआ है, उसके माध्यम से हम देखते हैं कि प्री परीक्षा का जो परिणाम है, जैसे पहले हमें काफ़ी दिनों में देखने को मिलता था, जी वो घटकर 20 दिन का समय आ चुका है। जी ओएमआर शीट है, ओएमआर शीट के माध्यम से बहुत सारी जो मशीनें हैं, वो लाखों कॉपियों को 10-5 दिन में क्या कर सकती है, चेक कर सकती हैं। तो इसी प्रकार से मेंस एग्जाम में भी जैसे आरपीएससी ने टेक्निकल एडवांसमेंट को अपनाया है कि कॉपी स्कैन करके जो है भेजा जाता है परीक्षक के पास चेक करने के लिए, तो इस प्रकार से और ज़्यादा टेक्निकल एडवांसमेंट के माध्यम से ये हो सकता है कि जो परीक्षा का जो समयावधि है उसको घटाकर कम किया जाए, और रेगुलरली हर साल जो है विज्ञप्ति प्रकाशित की जाए आरएस के लिए, चाहे वैकेंसी कम हो, लेकिन हर साल जब विज्ञप्ति प्रकाशित होगी तो ऐसे विद्यार्थी जो पिछली परीक्षा में असफल रहे हैं उनके लिए भी एक नया मौका जल्दी ही वापस आ जाता है, अन्यथा उन्हें 4-5 वर्ष का जो है वो वेट करना पड़ता है। बहरहाल ये सभी नीतिगत विषय हैं, इन तकनीकी और नीतिगत विषय हैं, इन पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम लौटते हैं हमारे मुद्दे की ओर कि किस प्रकार से ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ किया जाए, उसकी हमने बात की थी। तो इसी दिशा में मीमांसा क्लासेस नाम का जो हमारा प्लेटफॉर्म है, उसमें हमने ये प्रयास किया है कि चीज़ों को कंसाइज किया जाए। सबसे पहली चीज़ तो हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है उसमें हमने ये प्रयास किया है सर कि सभी विद्यार्थियों को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का विद्यार्थी हो, किसी प्रकार की कोई फीस नहीं रखी गई, बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड किया गया। लेकिन निःशुल्क प्रोवाइड कराने वाले प्लेटफॉर्म केवल हमारा ही नहीं है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारी चीज़ें कुछ मात्रा में एक प्लेटफॉर्म निःशुल्क करा रहा है, एक सब्जेक्ट एक प्लेटफॉर्म निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है, दूसरा प्लेटफॉर्म दूसरा। लेकिन हमारा ये प्रयास है कि सभी सब्जेक्ट को एक जगह निःशुल्क रख दें, पहला प्रयास हमारा ये है। दूसरा प्रयास हमारा ये है कि चीज़ें सिस्टमेटिकली हो, दूसरा प्रयास हमारा ये है कि चीज़ें सिस्टमेटिकली हो, सारी क्लासें एक जगह पे व्यक्ति को मिल जाएं, सिस्टमेटिक रूप से मिले, और टू द पॉइंट सिलेबस का जो पॉइंट है उसके अनुसार ही मिले, उससे कम या ज़्यादा अनुपात में न मिले। क्योंकि जैसा सर ने बताया कि ब्रेन की प्रोसेसिंग करने की जो पावर होती है वो लिमिटेड होती है, तो लिमिटेड जो रिसोर्सेज हैं वो होने चाहिए, और वो रिसोर्सेज लिमिटेड इस मात्रा में होनी चाहिए कि वो पर्याप्त से कम भी ना हो। तो इस प्रकार का सम्मिश्रण हमने करने का प्रयास किया है, और ऐसा प्रयास किया है कि प्रत्येक जो सब्जेक्ट है, प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लासेस जो हैं वो 30-40 घंटे से ज़्यादा ना हो, यानी एक पोर्शन जो हो वो पोर्शन 30 से लेके 40 घंटे में विद्यार्थी जो सुन सके, और सुन के और अपने सिलेबस के अनुसार उसको तैयार कर सके। इस प्रकार का प्रयास जो है परीक्षा की जो पैटर्न है उसकी दृष्टि से हमारे द्वारा किया गया है। और इसके लिए मैंने सर से परिचर्चा की, इस इंटरव्यू से पूर्व सर से मैंने परिचर्चा की, लगभग 1 महीने पहले मेरी सर से परिचर्चा हुई। तो सर ने कहा कि एक बार जो आपका प्लेटफॉर्म है उसके जो सभी वीडियोज़ हैं मैं एक बार देखना चाहूँगा, उसके बाद मैं जो अपनी राय है वो इस बारे में बता पाऊँगा, उससे पहले मैं आपको नहीं पाऊँगा, क्योंकि बाज़ार में बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म हैं वो चलते हैं, उसके लिए मुझे समय चाहिए, और समय करके मैं एनालिसिस करके आपको बता पाऊँगा कि जो आपका प्रयास है वो कैसा है, किस दिशा में है। तो इस प्रकार की सर मैं विद्यार्थियों को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा। स्क्रीन की तरफ यदि हम देखें तो इस प्रकार का एक निःशुल्क बैच हमने आरएस की परीक्षा के लिए जो है वो लगाया, और उसमें सिस्टमेटिक तरीके से हमने काम करा है कि प्रत्येक जो है, जैसे आरएस 2023 नाम से एक निःशुल्क बैच हमें मिलेगा, और उसमें वहाँ प्लेलिस्ट हमें देखने को मिलेगी। प्रत्येक सब्जेक्ट की एक प्लेलिस्ट होगी, विद्यार्थी इस चैनल पे जाएगा, मीमांसा क्लासेस यूट्यूब चैनल, उसको खोलेगा, प्लेलिस्ट को खोलेगा, तो प्रत्येक सब्जेक्ट की इस प्रकार की प्लेलिस्ट उसे मिलेगी। इस प्रकार की प्लेलिस्ट जो है वो उसको देखने को मिलेगी। यहाँ जैसे पॉलिटी, तो पॉलिटी फॉर आरएस प्री 2023,
तो इसमें 1 से लेके 49 वीडियो पूरे पॉलिटी के मिलेंगे, आधे घंटे का लगभग एक वीडियो। इसी प्रकार दूसरा साइंस सब्जेक्ट, इसी प्रकार प्रत्येक सब्जेक्ट की एक प्लेलिस्ट मिलेगी। तो उससे विद्यार्थी को क्या हो जाएगा कि सिस्टमेटिक हो जाएगा, एक ही जगह सारी क्लास उसको अवेलेबल होगी। अन्यथा यूट्यूब पे मैटर इतना बिखरा हुआ है कि एक प्लेटफॉर्म पे एक सब्जेक्ट को उसको देखना पड़ता है, फिर दूसरा, और एक प्लेटफॉर्म पे भी सर प्लेलिस्ट नहीं बनी हुई, तो वो क्या करता है, उसको मजबूरन ऐप पे जाके कोर्स खरीदना पड़ता है कुछ पेड करके, ताकि उसको सब चीज़ें सिस्टमेटिक मिल पाए। हमने यूट्यूब पे ही इस चीज़ को सिस्टमेटिक प्रोवाइड करने का प्रयास किया है, बिना किसी फीस के, निःशुल्क, विद्यार्थियों के हित में, ठीक है। और उस प्रयास के अंतर्गत आरएएस की वैकेंसी अभी निकट है, तो उसके लिए हमारा बैच चालू है। इसी प्रकार आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं जो होंगी निकट भविष्य में, उसमें इसी प्रकार का हम कोर्स चालू करेंगे, निःशुल्क वो रहेगा। प्रत्येक सब्जेक्ट की एक प्लेलिस्ट रहेगी, प्रत्येक क्लास ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 मिनट और मैक्सिमम 1 घंटे की रहेगी, और प्रत्येक जो पोर्शन है उसको 30 से लेकर 40 मिनट में हमारे द्वारा समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। पहली जो हमारी क्लास रहेगी प्रत्येक प्लेलिस्ट की, प्रत्येक सब्जेक्ट की, उसमें हम सिलेबस का डिस्कशन करते हैं कि सिलेबस क्या है उस सब्जेक्ट का, और फिर उसके बाद में उसकी क्लासों का डिवाइडेशन बता देते हैं कि इतनी क्लास में हम आपके इस सिलेबस को पूरा कर देंगे। इतने पहली टॉपिक, जो पहली क्लास होगी वो इस टॉपिक की, फिर इस टॉपिक की, फिर उस टॉपिक की, यानी एक रूट मैप है वो हम पहली क्लास में बता देते हैं, और उसके अनुसार जो है सारा पैटर्न चलता है। रोज रात को 8 बजे जो है हमारी क्लास स्टार्ट होती है, 2 से 3 क्लास रोज होती है, और प्रयास है हमारा कि आरएएस प्री से पहले सभी जो पोर्शन है वो प्लेलिस्ट के माध्यम से सिस्टमेटिक रूप से हमारे प्लेटफॉर्म पे हम उपलब्ध करवा देंगे। तो सर हमारा जो ये प्रयास है, आपके माध्यम से मैं लोगों को सूचित, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएँ, तो उसके बारे में हम आपसे, आपकी जो राय है, आपका मार्गदर्शन है वो चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं संदीप जी आपके मीमांसा प्रतिष्ठान की इस पहल की बहुत ही भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि जो सामाजिक सरोकार के चलते आपने एक संकल्प लिया है कि आप निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षार्थियों को जो प्रादेशिक परीक्षाएं हैं, खासतौर से आरएएस और इसके अलाइड, उनके लिए आप उनको निःशुल्क कोचिंग देंगे, तो मैं इस बात को बहुत तहे दिल से इसकी सराहना करता हूँ कि आपने एक अच्छा अभिनव प्रयास कर रहे हो, और ये बहुत ही श्लाघनीय है जी। और जैसा आपको पूर्व में आपने जब मेरे से संपर्क किया था, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं अनायास बिना देखे मैं आपको वैलिडेशन नहीं दूंगा, तो आपने मुझे लिंक भेजे, और मैंने आपकी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पे जो क्लासेस थी उनके संपूर्ण तो नहीं लेकिन काफ़ी वीडियो देखे जी, जिनको मैं समझता था कि मेरी समझ के हिसाब से मुझे देखना चाहिए। और मैं ये कह सकता हूँ निसंदिग्ध रूप से, असंदिग्ध रूप से ये कह सकता हूँ कि उसमें प्रामाणिकता है, और जो विद्यार्थी कैसे उपयोग करें, जैसे सब एक जगह हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है कि जैसे आपने कोर्स का कवरेज, संपूर्ण कवरेज एक विषय का एक जगह दिया, और उसको पाठ्यक्रम को डिस्कस करते हुए आपने उसमें वीडियो डाले। अब जो भी प्रतियोगी परीक्षार्थी है उसको ये देखना चाहिए कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। अगर मान लीजिए आपने पॉलिटी का वीडियो डाला और उसको मान लीजिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे अधिक इनपुट की जरूरत, तो मैं समझता हूँ उसको लोकल सेल्फ के जैसे आपने 4-5 वीडियो डाले, तो गवर्नेंस आपने जो विभिन्न एजेंसियां उनके भी अलग से डाले हैं, तो मैं समझता हूँ ये काफ़ी उपादेय थे। इकोनॉमिक्स पे भी मैंने कुछ देखे, जैसे मनी बैंकिंग है, आपके जैसे इन्फ्लेशन है, या अच्छे से जो मैंने देखे वो उनको मैंने उपादेय पाया, और ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए काफ़ी उपादेय साबित हो सकते हैं। तो मीमांसा क्लासेज में जो आपने मटेरियल रोल आउट कर रखा है उनकी उपादेयता मेरे हिसाब से असंदिग्ध है, और ये एक बहुत ही जो दूरस्थ हैं, जो ग्रामीण अंचलों में रहते हैं, जो कोचिंग का भार नहीं उठा सकते और जिनको मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो उनके लिए भी मैं ये समझता हूँ कि पेंसिया का काम करेगा कि उनको ये बहुत एक तरह से जिस प्रतियोगी परीक्षा के लिए वो एस्पायर कर रहे हैं, खास तौर से प्रादेशिक जो स्तरीय परीक्षा है या और भी दूसरी परीक्षाएं हैं छोटे कलेवर की, जो वीडियो पे समझ पाया हूँ, और जो मैंने उनको पारायण किया, उनको सुना है, श्रवण किया और मनन किया है, उससे मैं समझता हूँ जो फैक्चुअल जानकारी है, जो फैक्ट्स हैं, वो किसी विषय की लेवंथ को कवर करने वाले, जैसे आपने कोई टॉपिक लिया और उसके जितने भी फैक्ट्स हैं तो वो आपने बड़े मनोवेग से उनको समेकित किया है, इंटीग्रेट किया है, और अधिक से अधिक फैक्ट आपने उसमें देने की चेष्टा की। अब उसको अगर मान लीजिए कोई प्रतियोगी परीक्षार्थी किसी लेवल पे फैक्ट्स की कमी महसूस करता, तो उसको आपके
ये वीडियो सुनने से निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जी। अब उसको चूंकि वो अभिरुचि को इंटैक्ट रखे और इतने फैक्ट्स को, जैसे पढ़ने और सुनने में विधा में अंतर होता है, वैसे तो ऑडियो विजुअल इम्पैक्ट अधिक होता है, लेकिन पढ़ने में कहीं ना कहीं ऑडियो विजुअल इम्पैक्ट के साथ साथ आपका कंसंट्रेशन काम करता है। आज जो जिस तरह से विखंडित, जैसे हमारा एकाग्रता रहती है, हम जैसे कहते हैं कि माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुखमाई और मनवा तो चौदिस फिरे ये तो सुमरन नाई। तो पढ़ते वक्त अगर दत्तचित्त होके आप हितबद्ध होके अगर विषय को नहीं पारायण करते हो तो आप फिर वो फैक्ट्स को मेमोराइज करना थोड़ा मुश्किल होता है। यद्यपि आपने ब्लैक बोर्ड भी यूज किया है, आपने लिखा भी है, स्लाइड शो भी किया है, तो वो अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं तथ्यात्मक जो जानकारी होती है, जो प्रादेशिक परीक्षाओं में जितनी भी परीक्षाएं होती है, चाहे अधीनस्थ परीक्षाएं हों चाहे आपके राज्य स्तरीय परीक्षाएं हों, उसमें तथ्यों का जो डर्थ जो रहता है वो आपके इन वीडियो से, मीमांसा क्लासेज के जो वीडियो 2 सब्जेक्ट के आपने मुझे भेजे, उनको वो मुझे अच्छे लगे और मैं इनको अनुशंसा भी करता हूँ और रिकमेंड करता हूँ कि सभी विद्यार्थी जो दूरस्थ हैं, जिनकी एक्सेस नहीं है, वो अगर इसको सुन लेंगे और अच्छे से सुन लेंगे, अगर एक से अधिक बार सुन लें, अगर किसी टॉपिक पर आपको कमी महसूस होती है या आप उसको फैक्ट्स का स्मरण में रखने में नाकामयाब हैं या समझने में नाकामयाब हैं, तो मैं समझता हूं कि आपको एक से अधिक बार सुनने से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो वो निश्चित रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपादेय होगा और सारे तथ्य एक समेकित जगह पे आपको मिल जाते हैं, तो वो उनका समय भी बचाएगा, श्रम भी बचाएगा और कहीं ना कहीं उनकी ऊर्जा को मैं समझता हूँ रचनात्मक दिशा में अग्रेसित करेगा। और प्रतियोगी परीक्षाएं चाहे वो अधीनस्थ स्तर की हो चाहे राज्य स्तर की हो, उसके लिए काफ़ी उपादेय है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जब आप तथ्य के बिना विश्लेषण नहीं कर सकते, जब भी विश्लेषणात्मक क्षमता आपको डेवलप जब होती है, विश्लेषणात्मक क्षमता केवल उन्हीं में डेवलप होती है जो बहुत वेल रेड होती है, जो किसी विषय में एक से अधिक किताब पढ़ लेते हैं या एक से अधिक उनका व्यवहारिक ज्ञान हो, तो विश्लेषण की क्षमता मनुष्य में पैदा होती है। तो विश्लेषणीय क्षमता के लिए भी मैं समझता हूँ तथ्यात्मक जानकारी जरूरी है। तो ये तथ्यात्मक रूप से आपने बहुत ही उपादेय सामग्री समेकित करके, संकलित करके और विविध सोर्सों से लेके जो आपने बहुत आसान और सरलता से कुछ उदाहरण देके भी समझाई है, तो ये मैं इस प्रयास की आपके की और मीमांसा क्लासेज की और इस प्रतिष्ठान की प्रशंसा करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि आप जिस तरह का आपने काम हाथ में ले रखा है, तो जितना भी आरएस का कोर्स है, जो अभी फिलहाल आपने आरएस 2023 जो बैच शुरू करने जा रहे हो, तो सभी विषयों का इसी तरह से समेकित संकलित स्वरूप अगर प्रतियोगी परीक्षार्थीयों को देंगे, तो मैं समझता हूँ कि महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट के तुलना में ये निःशुल्क जो आप दे रहे हो, इसका बहुत अधिक लाभ मैं समझता हूँ दूरस्थ और ग्रामीण परिवेश के छात्र छात्राओं को बहुत अधिक मिलेगा और वो आपको तहे दिल से शुक्रिया कहेंगे। और मैं नहीं समझता कि आप तो प्रायोजित उस रूप में नहीं कर पाएंगे, मेरी वजह से इतना सिलेक्शन हुआ, लेकिन हृदय में वो इस बात को जरूर आपको मन ही मन में धन्यवाद देंगे, साधुवाद देंगे कि आपने उनकी बहुत मदद की, पाठ्यक्रम को डिफाइन करने में, उसको समझने में, विभिन्न टॉपिकों को समझने में। बस प्रमाणिकता का मैं चाहूँगा कि आगे भी ध्यान रखें, कहीं अगर कोई तथ्य है वो कि तथ्यात्मक जो जानकारी है वो सही होनी चाहिए और आपने वेरियस सोर्सेज से लिए, ये भी अच्छी बात है। आगे भी अन्य विषयों में भी जब कोई ये जानकारी हो तो उसके वेराइड सोर्स होने चाहिए, ताकि आपके एनसीईआरटी भी उसी में समेकित हो जाए। जो अभी इस प्रयास में मुझे लगा कि राजस्थान बोर्ड का भी जो है और जितने भी स्नातक और स्नातकोत्तर जो प्रमाणिक किताब हैं उनकी भी अप्रोच इनमें सब में आ जाए, फिर उसका संप्रेषणीयता मतलब उसको कम्युनिकेट करने का जो स्किल है वो भी उतना ही सहज रहे, सरल रहे, सुगम रहे। तो मैं समझता हूँ आपका ये प्रतिष्ठान मीमांसा क्लासेज अपने लक्ष्य सिद्धि की ओर अग्रसर होगा और छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी उपादेय साबित होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस प्रकार के आशीर्वचन जो बिल्कुल हमें प्रेरित करते रहेंगे हमेशा कि जो हमारा मार्ग हमने चुना है, सभी को जो सामाजिक सरोकारों के तहत निःशुल्क जो है आरएएस का बैच हम प्रोवाइड कराएं
उस दिशा में इसी प्रकार से प्रामाणिकता के साथ में हम बढ़ते रहेंगे। और इससे पहले जो बैच हमारा चालू हुआ है, अप्रैल में हमने चालू किया, लेकिन हमारे जो प्रयास थे इस संदर्भ में सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 साल पूर्व से इस पे जारी था। 1 साल पूर्व से हमने एनसीईआरटी और जो गवर्नमेंट पब्लिकेशन के जो डेटा हैं, जो कि प्रमाणिक डेटा माने जाते हैं, उनको एक जगह संकलित, समाहित करने का प्रयास किया है, ताकि विद्यार्थियों को डाइवर्स जो सोर्स हैं वहाँ भटकना ना नहीं, पड़े। मुझे एक दिख रहा है जगह, वो। एक जगह। जी, मैंने जी, कहा है कि भाई प्रमाणिकता जी, मुझे उसमें असंदिग्ध रूप से प्रमाणिकता दिखी, इसीलिए मैंने ये राजीव ने मैंने ये कहा था कि जैसे मैं यूजुअली बिना जाने परखे जी, जी, भोगे हुए सत्य को मैं सिर्फ वो बोलता हूँ जो मेरी नाड़ी में डोलता, मन में घूमता है। जी, 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 मैं किसी उससे नहीं कहता, तो मुझे ये अच्छा लगा। जी, तो इसीलिए मैंने कहा। मैं ये भी चाहूँगा कि बाकी के आपके विषयों के मैंने वो देखे नहीं है वीडियोज, और जी, उनका भी अगर आपके पास समेकित हो जाए तो वो भेजिएगा जी, मुझे। बिल्कुल, मैं हाँ, तो समय मैं समय पर आपका जो उनका भी मार्गदर्शन है वो इस। उनको भी पढ़ने और सुनने के पश्चात, मतलब उनको सुनने के पश्चात उनकी प्रमाणिकता के संबंध में कोई जी, बात भी आएगी तो मैं प्रतिष्ठान को संशोधित करूंगा। जी, जी, और वैसे ये वेराइड सोर्स आपने यूज किया, ये भी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी जैसे हमेशा मैं लिखने में बहुत प्रकर्षणीय हूँ, बहुत जी, कुशलता नहीं है, पर मैं पढ़ने में बहुत हूँ। जी, मेरा पढ़ने का आज भी मैं 4-5 घंटे इसलिए पढ़ता हूँ कि कोई ना कोई यू एमर्ज एज ए बेटर मैन। जी, और मैं कई बार प्रतियोगी परीक्षार्थियों को भी यही कहता हूँ कि जैसे सफलता असफलता तो कहते हैं कि वो मैदान की हार जीत तो किस्मत की बात है, टूटी है किसके हाथ में तलवार देखना। हर जी, आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। जी, 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 तो बात यह है कि आप प्रतियोगी परीक्षा में अगर मनोयोग से अगर तैयारी करते तो यू एमर्ज एज ए बेटर पर्सन। जी, मेरे पुत्र ने एक बार वो आईएएस का एग्जाम दिया, तो वो बोल मेरा हुआ नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं एक बार फिर रिपीट कर लेता हूँ। मैंने नहीं, आप स्किल्ड हो, लॉ ग्रेजुएट हो, तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट में आप रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो वो ज़्यादा श्रेयस्कर है, आपको वो करना चाहिए। जी, बाकी मैं फोर्स नहीं करता, और वो वहाँ पे अच्छा भी कर रहे हैं। जी, तो मैंने उनसे कहा कि आप बोलने मेरा 1 साल वेस्ट, मैंने बिल्कुल वेस्ट नहीं किया। जी, ये जानकारी आपको जीवन भर काम आएगी। आपके जैसे इसमें कहीं ना कहीं जो आप आर्ग्यूइंग एडवोकेट हो तो उसमें भी काम आएगी। आप पूरे संदर्भों को समझते हो, देश काल परिस्थितियों को अपने अनुकूलन करना या उनका अनुकूलन करना, जी, यही शिक्षा का अर्थ है। जी, तो हमारी जो शिक्षा है वो यही होती है कि देश काल परिस्थितियां, उनको या तो हम अपने अनुकूल कर लें, हम अपना मेहनत करें आपके हिसाब से, स्पेस में, टाइम में, और परिस्थितियां आपके अनुकूल ढल जाएं, नहीं तो आप उनका अनुकूलन करिए। जी, जो देश काल परिस्थितियां आपको मिला उससे आप एडजस्टमेंट कीजिए। शिक्षा होती बेसिकली ये है, शिक्षा या कैरियर, कि हम जीवन की जो लय है उससे अपना सात्मीकरण कर सकें, उससे अपना अनुकूलन कर सकें, और हम विखंडित व्यक्तित्व के शिकार नहीं बने। तो आप, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा प्रयास आपने जो किया है, जिसके माध्यम से वेराइड सोर्स यूज करके, और जानकारी का जो डर रहता है कि भाई क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो आपने संकलित करके और जो दिया है ये अच्छा है, श्रेयस्कर है, ये उपादेय साबित हो सकता है। तो अब इसको प्रतियोगी परीक्षा जो बिल्कुल मन से वो जाएगा, तो वही जो मन से पास आएगा, क्योंकि आस्था का सवाल, जी, आस्था नहीं होती है तो आप कुछ भी सुन लो, आप ग्राह्यता नहीं आएगी आप में, और ग्राह्यता हमेशा आपकी आस्था के अनुसार आती है। तो मैं समझता हूँ कि जो अच्छा मन लेके आपके इनका पारायण करेंगे, इनको सुनेंगे और इन पे मनन करेंगे, तो उनको बेहतर विकल्प मैं समझता हूँ आपने दिया, निःशुल्क दिया, ये बहुत बहुत ही जी, जी, प्रशंसा योग्य है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे यहाँ पधारे, जी, परिचर्चा में शामिल शुक्रिया। हुए, और हमें उम्मीद है, हमारे विद्यार्थियों को मैं बताना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से कि जो सर का मार्गदर्शन है वो आगे भी इसी प्रकार से हमें जो है प्राप्त होता रहेगा, संस्थान को प्राप्त होता रहेगा, और एज मेंटर ये हमारे साथ में सदैव के लिए इसी प्रकार अपने आशीर्वचन और मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे। सभी का बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, शुक्रिया।